नमस्ते बच्चों। इसके पहले हमने अपने कक्षा 8वीं इतिहास का 8वां पाठ देखा था। इस पाठ में हमने विभिन्न सत्याग्रहों की जानकारी ली थी तथा गोलमेज परिषदों के बारे में जानकारी ली थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से महात्मा गांधी जी ने स्थगित किया, इसकी भी जानकारी हमने अपने 8वें पाठ में ली है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां पाठ, जिसका नाम है स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण। इस पाठ में हम भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, आज़ाद हिंद सेना, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं। 1935 का कानून। 1935 का कानून भारत में संघ राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों द्वारा यह कानून बनाया गया था। तो इस कानून में कौन कौन से प्रावधान थे, देखिए। पहला प्रावधान यह था कि अंग्रेज शासित प्रांत यानी जिन प्रदेशों पर भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और रियासतें यानी आपको पता है कि एक राजा रहता है, उस प्रदेश का पूर्ण कारभार वो देखता है, उसे हम रियासत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी थी, उसकी रियासत झांसी थी। तो इस तरह से विभिन्न रियासतें अपने भारत में थी। तो ये जो रियासतें हैं और अंग्रेज शासित प्रांत हैं, इनको मिलाकर भारत में संघ राज्य स्थापित करने का प्रमुख प्रावधान 1935 के कानून में था। इसके साथ साथ इस कानून के अनुसार अंग्रेज शासित जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों का शासन भारतीय प्रतिनिधियों के हाथ में देने का भी प्रावधान था। इस कानून में यह स्पष्ट था कि अगर रियासतें संघ राज्य में सम्मिलित हुई यानी विलीन हुई तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। तो इसलिए रियासतदारों ने संघ राज्य में सम्मिलित होने से इनकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि संघ राज्य की जो योजना है वह प्रत्यक्ष अमल में नहीं आ सकी। तो इस तरह से 1935 के कानून का यहाँ पर अमल नहीं हो सका। अब हम देखते हैं कि प्रांतीय मंत्रिमंडल तो उसमें 1935 का जो कानून था, इस कानून से भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह संतुष्ट नहीं था, फिर भी इस कानून के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। तब 1937 में देश के 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। तो उसमें 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला और उन्होंने वहाँ पर सरकार स्थापन की। और जो अन्य 3 प्रांत थे, वहाँ पर किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए वहाँ पर मिलीजुली सरकार की स्थापना हुई। जहाँ जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला था और उन्होंने सरकार बनाई थी, वहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने बड़े विधायक कार्य किए थे। वो कार्य इस प्रकार, राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो राजनीतिक बंदी थे उनकी कारावास से मुक्ति की, उनकी रिहाई की। इसके साथ साथ शिक्षा में भी उन्होंने उद्योन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ किया। मतलब हम आज के भाषा में व्यावसायिक शिक्षा उसे कह सकते हैं। दलित समाज के सुधार के लिए उन्होंने कुछ उपाय योजनाएं की। शराबबंदी, किसानों के लिए जो कर्ज था
वह माफ़ करना, ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने किए हैं। आपको ये प्रश्न में भी पूछा गया है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन कौन से कार्य किए। तो चलते हैं अपना अगला पॉइंट, क्रिप्स योजना। अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये इस पाठ का। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड ने जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया था, यानी इंग्लैंड अमेरिका के साइड से युद्ध में सहभागी हुआ था। तो जापानी सेना है वो भारत की पूर्वी सीमा के नज़दीक आ पहुंची थी। इंग्लैंड को यह डर था कि जापान भारत पर आक्रमण करके भारत में प्रवेश कर सकता है, इसलिए हमें अगर भारत को बचाना है, इस आक्रमण को रोकना है, तो हमें भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होगा। इसीलिए इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स इस अधिकारी को भारत भेजा है और इस अधिकारी ने मार्च 1942 में भारतीय लोगों के सम्मुख जो योजना प्रस्तुत की थी, उस योजना को क्रिप्स योजना कहते हैं। तो ये जो क्रिप्स योजना है, इससे न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट था, न तो मुस्लिम लीग, क्योंकि क्रिप्स योजना में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग का किसी भी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार किया। तो क्रिप्स योजना में पाकिस्तान के निर्मित का भी समावेश नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स योजना को ठुकरा दिया। इस तरह से क्रिप्स योजना से यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं हो सका। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, ये हम देखेंगे अपने अगले मुद्दे में। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय कांग्रेस। सन 1939 में यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यूरोप के बहुत सारे देश इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। यह युद्ध यूरोप में चल रहा था। तो उस समय के जो वाइसरॉय थे इंग्लैंड के, लिनलिथगो, इन्होंने इस तरह की घोषणा की कि भारत जो है वह इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित होगा। और इसके साथ साथ इंग्लैंड यह भी कहने लगा कि हम यूरोप की जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए यह युद्ध कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड एक तरफ अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए युद्ध में उतर रहा है, पर वह भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होने दे रहा था। तो इंग्लैंड ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस इस युद्ध में सहभाग प्रदान करे, किंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की कि अगर इंग्लैंड यह दावा कर रहा है कि वो यूरोप का लोकतंत्र बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो वह भारत को भी तुरंत स्वतंत्रता प्रदान करें। पर इंग्लैंड ने इस मांग को पूर्ण करने से साफ इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल थे, उन्होंने अपने अपने त्यागपत्र दिए थे। हमने देखा ना, जो 11 प्रांत में चुनाव हुए थे उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सत्ता आई थी। तो वहाँ पर जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल था, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद का जो मुद्दा है भारत छोड़ो आंदोलन, वह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।